बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं एनसीपी के सीनियर लीडर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट तारिक अनवर साहब। बहुत सारी बातें होंगी, मौजूदा सियासत जो है उसके ऊपर बात होगी और किस तरीके से आने वाले वक्त में इनकी पार्टी सियासत में आगे बढ़ेगी, उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं? ठीक है। क्या चल रहा है सियासत में इन दिनों? थोड़ा सा मतलब चूंकि अपोजिशन में तो भाग दौड़ उतनी ही है या कुछ कम हुई है? भाग दौड़ तो बढ़ती है। अपोजिशन में जब आदमी होता है तो ज़्यादा भाग दौड़ होती है जी। सरकार में जब होता है इंसान तो थोड़ा रूटीन से चलता है। लेकिन जब अपोजिशन में आप होते हैं तो जो लोगों का आना जाना पावर में रहते हुए होता है और जो लोग उम्मीदें लेकर के आते हैं उसमें मतलब थोड़ा सा कमी आ गई होगी शायद। हाँ, वो वैसे लोग जो किसी काम से आते थे तो जाहिर है कि उनको लगता है कि अब ये सरकार में नहीं है, इसलिए सरकार पे जो दबाव होना चाहिए वो कम हो गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो आते ही हैं और उसके अलावा भी जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं, तो वो तो सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारी जो है वो पहले भी बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों कि एनसीपी जो है वो एनडीए में शामिल होगी और ये सब, तो इस तरह की कुछ बातें चली थी क्या वाकई ही, या फिर सिर्फ अफवाहें थी वो? नहीं, मेरा ख्याल है कि अफवाह ज़्यादा थी। ऐसे होता है, हर पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत ख्याल या विचारधारा अलग होता है। लेकिन पार्टी एज ए होल हम लोगों ने आज से नहीं, जब से इसको हम लोगों ने कायम किया 1999 से, तो उस वक्त से लगातार हम सेकुलर हमारा जो लाइन है वो उसी लाइन पर हम चलते रहे हैं। और 1999 में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी। तो उस वक्त भी हम लोगों को इनवाइट किया गया था, शरद पवार जी को इनवाइट किया गया था अटल जी के द्वारा कि आप एनडीए ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया था। और फिर हम लोग यूपीए में 2004 में शामिल हुए और फिर लगातार हम यूपीए के साथ रहे। ठीक है, जब आदमी गठबंधन में रहता है, अलायंस में रहता है, तो कभी कभी कुछ गलतफहमियाँ भी होती हैं। तो कांग्रेस के साथ कभी खट्टे मीठे का जो एक जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो है। और हम भी मानते हैं कि कभी कभी जितने ताल्लुकात जितने नज़दीक होने चाहिए वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पर जब कोई स्टेट का इलेक्शन आता है और वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएं, लेकिन हमारा जो पार्टी का शेयर है वो हमको मिलना चाहिए। जब नहीं मिलता है तो थोड़ी सी बदमज़गी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, हम लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों की जो राजनीतिक अगर सफ़र देखा जाए तो कांग्रेस से शुरू हुआ और कांग्रेस से ही अंत होगा उसका। लेकिन पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं अभी भी कि वो एनडीए का हिस्सा हो जाएं। आप लोग? कुछ लोग हैं, हम तो कई इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट ये होगा कि एनडीए में जाने से हम फिर से हुकूमत के नज़दीक रहेंगे, सत्ता के नज़दीक रहेंगे, तो हमारे काम होंगे। अलग अलग सोच होती है लोगों की। हाँ, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ये इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एनसीपी कई बार बीजेपी की मदद करती है। जैसे अभी पिछले महीने ही 16 अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो इकट्ठा हुई, लेकिन एनसीपी उसका हिस्सा नहीं थी, तो एनसीपी के लोग वहाँ पर नहीं गए। देखिए, तो जिस तरीके से गुजरात में इलेक्शन हुए राज्यसभा के, तो वहाँ पर भी ये था कि भाई एनसीपी के जो असेंबली मेंबर थे, जो एमएलएस थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो इस तरह का है कि भाई इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी की मदद करते हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। मैं उस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहूँगा। देखिए, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, हम लोग कांग्रेस के साथ थे, यूपीए के साथ थे। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, हम लोग साथ थे। ये सही है कि गुजरात का जो इलेक्शन हुआ राज्यसभा, उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ, कन्फ्यूज़न हुआ। हम लोगों ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि हमारा 2 वोट है वहाँ, जिसमें से 1 वोट हमें मिलेगा। 1 वोट जो एक एमएलए हमारे थे, उन्होंने साफ हम लोगों को कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। तो ये बात भी हम लोगों ने साफ कन्वे कर दिया था। लेकिन जहाँ तक 1 वोट का सवाल है, हमारे जो वहाँ एक तरह से इंचार्ज थे उस इलेक्शन के, प्रफुल्ल पटेल साहब, उनका ये दावा है, कहना है, वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट का भी कहना है कि 1 वोट हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब चूँकि वो दिखा के तो वोट दिया नहीं जा सकता था, नहीं तो वो वोट भी इनवैलिड हो जाता। इसलिए अब ये तो एक तरह से कहा जाए कि
भरोसे की वाली बात है जी। अगर आपको हमारे पे विश्वास है, भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारा दावा है कि हमने एक वोट कांग्रेस को दिया था। हाँ, लेकिन साहब ये जो अभी पिछले महीने जो अपोजिशन की जो एक महागठबंधन बनाने की बात है, उससे एनसीपी कह रहे हैं कि भाई एनसीपी थोड़ा सा दूर है, तो क्या वजह है? नहीं, जहाँ तक अभी शरद यादव जी का जो आंदोलन चला है, साझा विरासत बचाओ आंदोलन चला रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में। ख़ास तौर पर जब नीतीश कुमार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो उनका स्टैंड लिया है उन्होंने जी, वो बहुत ही मजबूत स्टैंड है और हम लोग उसके साथ हैं। और अभी तक के जो साझा विरासत बचाओ आंदोलन की जो 3 मीटिंगें हुई हैं, एक दिल्ली में हुई, एक इंदौर में हुई और एक राजस्थान में जयपुर में हुई, तीनों मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। तो हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है और रहेगी कि हम जो सेकुलर पार्टियों की तरफ से कोई भी मुहिम चलेगा तो उसको हम लोग साथ देंगे। महागठबंधन भी अगर बनेगा तो उसमें भी हम लोग शामिल होना चाहेंगे, लेकिन अब ये दूसरी पार्टियों पर भी मुनहसर करता है कि वो किस तरह से हमारी पार्टी को उसमें जगह देंगे। हाँ, और वो जो शेयर आपका बैठता है वो मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अभी गुजरात का इलेक्शन हो रहा है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, बल्कि उनके कुछ लीडर्स का बयान भी आ गया कि हम एनसीपी को अपने साथ नहीं लेंगे। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर मजबूरी में एनसीपी को अपना रास्ता तय करना पड़ता है, इख्तियार करना पड़ता है। तो अगर कांग्रेस हमें गुजरात में अपने साथ नहीं लेगी तो मजबूरी में हमको अलग जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे गठबंधन हो जाए गुजरात में? हाँ, हम लोग तो यही चाहते हैं कि वोट का बंटवारा नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी की हालत वहाँ अच्छी नहीं है। अगर सारी अपोजिशन पार्टियाँ एक साथ मिल के अगर वहाँ काम करेंगी तो हमको लगता है कि वहाँ हम लोग बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। ये महागठबंधन की बात हो रही है साहब, आपको लगता है कि कुछ ये कामयाब हो पाएगा और 2019 का जो आम इंतखाबात होने हैं उसमें इसका कुछ रंग दिखेगा? और जो एक कद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, या जो उनकी जो एक इमेज बन गई है, उनको बड़े कद का लीडर माना जाता है, क्या उनका मुकाबला करने के लिए, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, पोजीशन के पास कोई चेहरा नहीं है आज भी? देखिए, जमहूरियत में ऐसी बात कहना मुनासिब नहीं होगा जी। और कोई भी इंसान हो, व्यक्ति हो, लीडर हो, वो मुल्क से ऊपर नहीं होता है और उसका कद मुल्क से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लोग जो इस मुल्क के लोग हैं बहुत मतलब पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी सियासी शऊर में कोई कमी नहीं है और वो सोच समझ कर फैसला लेते रहे हैं। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी के जो 3 साल 3.5 साल गुजरे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे हैं। आज मुल्क इस बात को एहसास कर रहा है कि जो फैसला 2014 में लोगों ने लिया, एक बदलाव का, एक तब्दीली का, और इस उम्मीद से कि मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा, मुल्क की से गरीबी दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, सारी चीज़ों का लोगों को एक उम्मीद थी लोगों को। अब वो उम्मीद आहिस्ते आहिस्ते टूटती चली जा रही है और आने वाले दिनों में, चूँकि 2019 का इलेक्शन बहुत अहम होगा, महागठबंधन मेरा ख्याल है कि बनना चाहिए। और अगर महागठबंधन बना और उसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीएसपी, इन दोनों की उसमें शमूलियत बहुत ज़रूरी है। अगर वो शामिल हो जाएंगी तो हमको लगता है कि एक बड़ा एक अलायंस तैयार होगा मोदी के ख़िलाफ़ और यकीनन वो फैसला कुन होगा। और मोदी कितने भी बड़े हों, वो जैसा मैंने कहा कि वो मुल्क से बड़े नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर के क्या कहेंगे साहब? उनको जो है प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है और हो सकता है बहुत जल्द फैसला हो जाए। और अभी जिस तरीके से वो एक्टिव हैं गुजरात में, जो जाकर के वो रैलीज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो उनके बयानात आ रहे हैं, तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सियासत में? देखिए, एक साजिश के तहत मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक मुहिम चलाई कि राहुल गांधी में लीडरशिप की सलाहियत नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है और काम करने की वो ताकत या क़ुव्वत नहीं है,
लीडरशिप देने की क़ुव्वत नहीं है। इस तरह की बातें एक साजिश के तहत पूरे मुल्क में फैलाई गई और इत्तेफाक से मीडिया भी उस ट्रैप में आ गया और मीडिया ने भी हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी उस ख़ानदान से हैं जिस ख़ानदान का एक लंबा तारीख़ है, उसकी लंबा इतिहास है। और मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, जिसमें कई इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने तो इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ भी दी। जान से बड़ी कोई क़ुरबानी नहीं होती है, उन्होंने जान की क़ुरबानी दी। और उस ख़ानदान का अगर कोई वारिस अगर खड़ा होता है और मुल्क के लिए आगे बढ़ता है इस हालत में भी, जबकि उस ख़ानदान के दो बड़ी शख्सियत की शहादत की गई, उसके बावजूद भी वो सियासत में आए और सियासत में आगे वो मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत की बात है। और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और नेहरू गांधी फैमिली की होने की वजह से इस मुल्क के लोगों का उन पर भरोसा और यकीन भी है, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ानदान है, मेरा ख्याल वाहिद ख़ानदान है जिसकी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ। शरद पवार साहब का ये कहना था कि जो मोदी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जो है लोगों के अंदर अभी से गुस्सा भरना शुरू हो गया। वो कह रहे तैयार हो जाइए 2019 के लिए। तो ये किन किन ऐसे इश्यूज़ को लेकर के आपको लगता है कि अवाम के अंदर गुस्सा है हुकूमत के ख़िलाफ़? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप भी महसूस करते हैं? देखिए, 2014 का जो इलेक्शन था उसमें जो अच्छे दिन की बात मोदी जी ने की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, काले धन को हम वापस लाएंगे बाहर से और हर शख्स के खाते में 15-15 लाख रुपए हम जमा करेंगे। और इसी तरह के बहुत किसानों को भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, उनको उनकी पैदावार का सही मुआवजा मिलेगा। लेकिन एक एक करके अगर आप देखें तो किसी भी फ्रंट पे ये सरकार पूरी नहीं उतरी। और बाद में इन्होंने कह दिया कि जो हमने इलेक्शन में वादा किया था वो तो जुमलेबाजी थी, मतलब यानी मैनिफेस्टो जो था वो जुमलेबाजी थी। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस कहनी और कथनी जिसको हम कहते हैं में बहुत फ़र्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब इनका एक ही देखा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी देखा और आने वाले गुजरात के इलेक्शन में भी आप देखेंगे, ये एक ही कार्ड इनके पास बचा है, वो है कॉम्युनल कार्ड। वो कॉम्युनल कार्ड ये खेलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि फिर से लोगों को मजहबी बुनियाद पर अलग करें, तफरका पैदा करें, नफ़रत और घृणा पैदा करें और उसी के आधार पर ये इलेक्शन लड़ेंगे ताकि लोग सब भूल जाएं, 2014 के वादे भूल जाएं, बेरोज़गारी भूल जाएं, भ्रष्टाचार भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं और लोगों को लगे कि हमारा मज़हब ख़तरे में है। ये हमेशा दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक को या अक़लियत को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है, क्योंकि वोट बैंक जो ज़्यादा वोट होता है उसको वोट बैंक माना जाता है। इस मुल्क में अक़लियत यानी ख़ास तौर पर मुसलमान जो है वो सिर्फ 14% है और दूसरी तरफ 86% है। तो 14% को लेकर जमहूरियत में कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर या सेकुलर पार्टियों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और हकीकत ये है कि ये हिंदू वोट बैंक ये बनाकर रखना चाहते हैं और इस देश के 86% जो लोग हैं यानी हिंदू, उनको ये 14% लोगों से डराते हैं कि ये तुम पर हावी हो जाएंगे, ये पूरे हिंदू धर्म को समाप्त कर देंगे। इस तरह का जो माहौल ये बनाने की कोशिश करते हैं। गुजरात में वही कार्ड खेला जाएगा, आप ये वही कार्ड खेला जाएगा और हर जगह यही कार्ड, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा कार्ड है ही नहीं है। जीएसटी को लेकर के साथ बड़ा कन्फ्यूज़न है, कारोबारी जो है वो खासतौर से परेशान रहे हैं, तरमीम की जा रही है, लगातार तरमीम की जा रही है। आपको लगता है कि जल्दबाजी में जो है वो जीएसटी का फैसला था बिल्कुल नाफिज करने का, और ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत थी पहले? बिल्कुल। देखिए, जीएसटी का जहाँ तक बिल का सवाल था, सारी पार्टियाँ उसमें
एक राय थी। सबों ने इस बिल को लाने में सरकार की मदद की। इसलिए ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी हमने लाया और बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम हमने किया है, तो हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सारी पार्टियां मिलकर इस बिल को लाया था। तो उसके पीछे मकसद यही था, क्योंकि मुल्क की भलाई दिखती थी कि एक मुल्क और एक टैक्स अगर होगा तो उसका फ़ायदा हमारी इकनॉमी पर, हमारे इक़्तिसादी हालात पर पड़ेंगे। लेकिन इनको तो क्रेडिट लेने की जल्दी थी। सभी लोग ये कह रहे थे कि इसको अक्टूबर नवंबर से इसको लागू करना चाहिए, कुछ वक्त लेना चाहिए, उसकी तमाम जो पेचीदगियाँ हैं उसको पहले सही किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए। लेकिन हमारे वित्त मंत्री को भी और मोदी जी को भी क्रेडिट लेना था, इसलिए उन्होंने रातों रात इसका फैसला कर लिया और जीएसटी लाए। और आज पूरे देश के जो ख़ास तौर पर छोटे मंझुलवे किसान और इस तरह के जो छोटे कारोबार करने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा उससे परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब सबको पता है। दूसरी तरफ नोटबंदी इन्होंने किया, नोटबंदी भी जल्दी में लाया। नोटबंदी के लिए कोई तैयारी नहीं थी, कोई उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की गई और एक बैग नोटबंदी कर दी गई। उसका भी नुकसान छोटे कारोबार करने वालों को और किसानों को हुआ। तो आज मिला जुला के आज मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है या इक़्तिसादी हालत है वो बहुत ही नाजुक है। हमारा जो जीडीपी है वो लगातार नीचे जा रहा है और हमारा जो विकास दर है वो कम होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, और जब ये सब कम होगा तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके जो है साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिहार की सियासत को क्या कहेंगे साहब? बिहार में जो है वो महागठबंधन था, उसको बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ मिल गए। आपको क्या लगता है कि 2019 में इसका बड़ा असर होगा? देखिए, असर होना चाहिए, चूँकि नीतीश जी ने जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सियासी बेईमानी किया, उन्होंने एक बेईमानी होती है लेकिन वो उन्होंने सियासी बेईमानी किया, क्योंकि आप जिस मुद्दे को लेकर आपने वोट हासिल किया, लोगों की का समर्थन हासिल किया, सपोर्ट लिया, और ठीक उसके ख़िलाफ़ आप जाके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए और सरेंडर कर दिया आपने। तो जिससे लड़ाई लड़ने का आपने लोगों को वचन दिया था, यकीन दिलाया था कि हम इस मुल्क में फ़िरकापरस्त ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, आरएसएस के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और बाद में उसी के सामने जाकर, जिसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से नस्त मस्तक हो गए, तो उससे लोगों में बहुत नाराज़गी है, बिहार के लोगों में, कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर नीतीश कुमार सही ईमानदारी उनमें होती, सियासी ईमानदारी होती, तो अगर उनका की नाइतफाक़ी अगर लालू यादव या उनके ख़ानदान से था तो उनको फिर दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। कहना चाहिए था कि हम सरकार चलाने में मुश्किल आ रही है हाँ, और हम फिर से दोबारा आपका वो मैंडेट चाहते हैं। और मैंडेट अगर उनको बिहार के लोग दे देते कि हाँ ठीक है आप बीजेपी के साथ जाइए, तो फिर उनको जाना चाहिए था। लेकिन ये तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि रातों रात आपने अपना फ़ैसला बदल लिया और यू टर्न ले लिया। ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम हुआ है। माइनॉरिटी से जुड़े हुए कुछ इश्यूज जो हैं वो सामने आते हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों से। ट्रिपल तलाक, एक साथ दी जाने वाली ट्रिपल तलाक को जो है वो बैन कर दिया गया। अब नई हज पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसमें हवाला ये दिया जा रहा है कि नई हज पॉलिसी हो या ट्रिपल तलाक को का बैन हो, उसमें जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके अधिकार यानी उनके हुकूक दिलाने की कोशिश है, उनके उत्थान की बात हो रही है। तो ये किस तरह की सियासत चल रही है और क्या कहेंगे इस मसले पर जो नई हज पॉलिसी है? नहीं, देखिए, इसके पीछे भी वही है, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश में माहौल बनाने की कोशिश है। कोई इसमें ईमानदारी नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर मुसलमानों के हालात को हम ठीक करें, अगर मुसलमानों के हालात को ठीक करना, तो सबसे पहले तालीम में वो पीछे हैं, इक़्तिसादी तौर पर पीछे हैं, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर्स में, हर जगह पीछे हैं। उनको पहले जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसको देखना चाहिए और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन उसके जस्ट विपरीत ऐसी चीज़ों को उठा रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ को उठा रहे हैं
जिससे इस मुल्क की अक़लियत सही मानों में उसका कोई बहुत लगाव हो, ऐसी बात नहीं है। ट्रिपल तलाक कितने लोग तलाक देते हैं, लेकिन फिर भी चलिए ट्रिपल तलाक ऐसे भी जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है उसमें अलग अलग जी हाँ सेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग तरीक़े हैं, वो अलग अलग ढंग से तलाक देते रहे हैं। और बहुत सारे दुनिया के अंदर लगभग ऐसे 20 से ज़्यादा मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ एक वक्त में ट्रिपल तलाक की इजाज़त नहीं है। तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये सब चीज़ें इसलिए नहीं उठाई जा रही हैं कि आप मुस्लिम औरतों को हक़ देना चाहते हैं, बजाय उसके आप सिर्फ लोगों के बीच में एक तफ़रक़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं, नफ़रत पैदा करने का काम कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान की औरतें या मुसलमानों के जो तरीक़ेकार है वो सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं किसी भी समूह के बारे में या किसी भी रिलीजन के बारे में, तो पहले उनके जो लोग हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करिए, उनको एक तरह से विश्वास में लीजिए, खासतौर से मजहबी रहनुमा उनसे बात करिए। बात करके अगर एक आम सहमति बनती है तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए, या फिर ठीक है अदालत कोई फ़ैसला करती है तो अदालत के ज़रिए उसका होना चाहिए। नई हज पॉलिसी आई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? चूँकि बहुत सारे एम्बार्केशन पॉइंट हैं जो उनको बंद करने की बात हो रही है, हालांकि हुकूमत इस फैसले को वापस ले सकती है या ये बात नहीं होगी, लेकिन नई हज पॉलिसी के ऊपर क्या कहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कुछ जो है आपने पढ़ा है, उसको देखा है? नहीं, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे भी वही मकसद है, इसके पीछे भी उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, और हर चीज़ जब वो करते हैं तो उसके पीछे उनका एक पॉलिटिकल मोटिव होता है। तो ये जो हज पॉलिसी है इसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव है, और ये बताना चाहते हैं कि जो पहले हज पॉलिसी थी वो गलत थी, हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनका जहन साफ़ नहीं है, और जब इस जहनियत ख़राब हो तो आप कुछ भी करें तो लोग उसको शक की नज़र से देखेंगे। आपने कहा था साहब सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो क्रेडिट लेना ठीक नहीं है, और ये एक तरीके से जो सेना है उसका अपमान है, तो मतलब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। और सबसे बड़ी बात तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी ने तो दुनिया में एक तारीख़ बनाई कि पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। तो ये हमारी फ़ौज की देन थी, ये हिंदुस्तान की सेना की देन थी। तो इतना बड़ा काम जिस सेना ने किया हो, उससे छोटे मोटे ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और वो भी बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि हम कर रहे हैं, हमने किया, हालांकि एकदम बिल्कुल सही है कि ये हमारी फ़ौज वो कॉम्पिटेंट है, हमारी सेना कॉम्पिटेंट है, और ऐसा कभी भी मौका आएगा जो मुल्क की सालमियत का सवाल आएगा तो वो अपना काम करेंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये होता क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री को ये एक आदत सी पड़ गई है कि हर चीज़ का क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर हमको मिलना चाहिए। आप कहते हैं साहब कि लालू, नीतीश हो या फिर मुलायम सिंह हो या दूसरे भी लीडर्स जो हैं, वो उन्होंने कभी भी मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ने नहीं दिया, ख़ुद को जो है आगे रखा है। क्या वजह है? वही जिम्मेदार है या फिर मुस्लिम कौम भी जिम्मेदार है? खुद की लीडरशिप जो है वो अभी तक नहीं डेवलप हो पाई। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ मुस्लिम क़यादत और हिंदू क़यादत या हरिजन शेड्यूल कास्ट क़यादत। देखिए, जो पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में हम सेकुलर पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं, और उसमें ये मुश्किल है कि हम मुसलमान अपनी बात या मुस्लिम लीडरशिप अपनी बात करे, हिंदू लीडरशिप अपनी बात करे, वैसा ठीक नहीं है। वैसा ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर लोगों ने लालू यादव पर या नीतीश जी पर या किसी पर भी या मुलायम सिंह पर अगर भरोसा किया तो इसीलिए भरोसा किया कि वो एक सेकुलर लीडर के तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया। कितना किया कितना नहीं किया वो एक अलग बहस का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोगों ने ये महसूस किया कि ये एक सेकुलर लीडर हैं और इनके साथ हमको जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है
कि मुस्लिम क़यादत ज़रूरी है। हमको नहीं लगता है कि सेकुलर मुल्क में इस तरह से अलग अलग मज़हब की अलग अलग क़यादत हो। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम तबके में ख़ास तौर से थोड़ा सा खौफ का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, कई बार उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, कई बार उनको टारगेट किया जाता है। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त था माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम तबके के लिए, तो कैसे बाहर निकला जाए, कैसे जो ये माहौल बेहतर हो? पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें क्या कुछ रोल अदा कर सकती हैं? नहीं, इसमें जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनका बहुत अहम रोल है। और ये बात सही है कि मुल्क के जो माहौल है वो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। आज लोग एक दूसरे को शक और शुबा की नज़र से देख रहे हैं। ख़ास के मुस्लिम नौजवान शक के दायरे में है, क्योंकि उस पर फ़ौरन अगर कोई बात होती है तो उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो जिहादी हैं। तो ये इस तरह का जो माहौल बन रहा है ये अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर लगभग 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आप 20 करोड़ लोगों को शक और शुबा के दायरे में अगर रखेंगे तो इस मुल्क की सालमियत कैसे बचेगी? इसलिए ये हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये बात नहीं सोचेगी। उनके सामने उनकी सियासत है और उनका मकसद ये है कि जितना ज़्यादा हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ेगी उसका राजनीतिक फ़ायदा उनको मिलेगा, सियासी फ़ायदा उनको मिलेगा। तो वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल, हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के साथ कई बार कुछ गलत फहमियाँ होती हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, उनको दूर करने के ऊपर काम किया जाएगा और 2019 का जो आम इंतखाबात हैं 2019 के, उसको मिल करके लड़ा जाएगा, ऐसी इनकी कोशिश रहेगी। और जहाँ तक मुस्लिम तबके की सवाल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जो सेकुलर लीडरशिप है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को एक डायरेक्शन पर, एक तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए। ये सब इनका मानना है और इनका ये कहना है कि सियासत में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये लगातार काम करते रहेंगे। बेबाक आपने देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।